अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। मैं आफरीन इनामदार गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हिडकल डैम से। आज हम एसएसएलसी यानी दहम जमात का उर्दू मीडियम से साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करेंगे और देखेंगे कि 4 मुतबादिलात में से कौन सा सही जवाब है और 3 मुतबादिलात क्यों गलत हैं। पहला सवाल है, बरकी सर्किट में मज़ाहमत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। सही जवाब है रियोस्टेट। जबकि अमीटर जो है वो करंट को नापने वाला आला है और गैल्वेनोमीटर जो कि स्मॉल करंट्स को या फिर करंट की तरफ इशारा देने वाला या करंट की मौजूदगी को बताने वाला आला है। और जो डी है वोल्ट मीटर, वो वोल्टेज को यानी मज़मर फ़र्क को नापने वाला आला है। तो सही जवाब जो है वो है रियोस्टेट। बरकी सर्किट में मज़ाहमत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला रियोस्टेट है, जो कि करंट को भी तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 42। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये में दरमियानी उंगली इस सिमत ज़ाहिर करती है। ऑप्शंस हैं मकनातीसी मैदान, मौसिल में इमाली करंट, सी बरकी करंट या फिर मौसिल की हरकत। के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिया बयान करता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां यानी अंगूठे समेत इस तरह फैलाइए कि वो एक दूसरे के उमूदन आ जाएं। जबकि पहली उंगली, जिसको हम शहादत की उंगली भी कहेंगे, वो मकनातीसी मैदान की सिमत की तरफ इशारा करती है, जबकि दूसरी उंगली यानी दरमियानी उंगली मौसिल में इमाली करंट की तरफ इशारा करती है। 42। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिये में दरमियानी उंगली इस सिमत को ज़ाहिर करती है, मकनातीसी मैदान को या मौसिल की इमाली करंट को या बरकी करंट को या मौसिल की हरकत को। अब यहाँ पर इन 4 मुतबादिलात में से सही जवाब कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिया बरकी मोटर का काम करता है, यानी बरकी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये पर काम करती है, जिसमें मौसिल की इमाली करंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बरकी करंट। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये में दरमियानी उंगली की सिमत किस सिमत ज़ाहिर करती है, बरकी करंट की सिमत ज़ाहिर करती है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, एक डॉक्टर अपने मरीज़ को -0.5 डायोप्टर पावर की लेंस की तजवीज़ करता है। इस लेंस की फोकल लंबाई और किस्म क्या होगी। सही जवाब से पहले हम 4 मुतबादिलात देखेंगे, जिसमें पहला मुतबादिल है नफ़ी 2 मीटर और मकर लेंस। बी है मस्बत 2 मीटर यानी +2 मीटर और मुहद्दिब लेंस, +2 मीटर और मकर लेंस और -2 और मुहद्दिब लेंस। सवाल में हम गौर करेंगे तो -0.5 डायोप्टर दिया गया है, यानी माइनस का मतलब होता है, यानी मनफी की निशानी हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम मकर लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें 4 मुतबादिलात में से 2 मुतबादिल जो कि बी भी चला गया और डी भी चला गया। अब बचा कौन सा है, वो है ए और सी, और यहाँ पर सी भी चला जाएगा क्योंकि उन्होंने +2 मीटर दिया गया है। अगर हम इसको जांच करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि पावर जो है F
यानी फोकल लंबाई बराबर है 1/p। अब 1/p का मतलब होता है बच्चों 1/0.5। अब इसको और इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा जवाब आएगा 2 मीटर, यानी नफ़ी 2 मीटर। तो सही जवाब है इन चारों मुतबादिलात में से सही जवाब है ए -2 मीटर और मकर लेंस। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगला सवाल है, शय को मुहद्दिब लेंस के F1 और O के दरमियान रखा जाए तो शबिये की नूयत और जसामत क्या होगी? ऑप्शंस हैं मजाजी, सीधी और बड़ी। बी हकीकी उल्टी और तख्फीफ शुदा। सी मजाजी उल्टी और तख्फीफ शुदा। डी हकीकी उल्टी और बड़ी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मुहद्दिब लेंस और मकर आईने में बहुत सारे मुशाबहत मौजूद हैं। जब भी हम लोग मुहद्दिब शय को F1 और O के दरमियान रखते हैं तो हमेशा जो शबिया बनता है वो मजाजी होता है, जिसको हम पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते, और सीधा और बड़ा होगा। जबकि दूसरे वक्त हकीकी और उल्टी जब हम F1 पर रखते हैं तो वो हकीकी और तख्फीफ शुदा होगा। 2F1 से दूर रखेंगे तो हकीकी उल्टी और तख्फीफ शुदा बनेगा, जबकि 2F1 पर रखेंगे तो शय के बराबर बनेगा शबिया, और इसकी जो नूयत होगी वो हकीकी और उल्टी होगी। F1 और 2F1 के दरमियान रखा जाएगा तो शबिया बहुत ही वसी बनेगा, मगर हकीकी और उल्टी ही होगा। जबकि F1 पर रखा जाएगा तो ला इंतहा बनेगा, मगर उसकी नूयत अभी भी हकीकी और उल्टी ही होगी। तो यहाँ पर जब शय को हम F1 और O के दरमियान रखते हैं तो उसकी जसामत जो है वो बड़ी होगी, मगर नूयत मजाजी और सीधी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। एक बरकी सर्किट के किनारों के दरमियान मजम्मर फ़र्क 60 वोल्ट है, जबकि ये 4 एम्पियर के माखज़ से करंट हासिल करता है। इसमें जुड़े बरकी हीटर की मज़ाहमत क्या होगी? यहाँ पर बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं 15 ओम, बी है 240 ओम, सी है 24 ओम और डी है 64 ओम। तो यहाँ पर मज़म्मर फ़र्क दिया गया है जो कि V बराबर है, मज़म्मर फ़र्क दिया गया है जो कि V बराबर है 60 वोल्ट, और करंट दिया गया है जो कि 4 एम्पियर है, और हमें मालूम करना है R बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें ओम का कानून इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी R बराबर है V/I। जब हम V/I करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 60 यानी 60 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20, यानी सही जवाब है 15 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन, कुर्रवी लेंस का इनताफी सतह का कुतर।
यहाँ पर 4 मुतबादिलात दिए गए हैं। नूरी मरकज़, बी मरकज़ इन्हना, सी अपर्चर, महवर ख़ास। तो यहाँ पर नूरी मरकज़ जो है वो सही जवाब नहीं होगा बच्चों, क्योंकि नूरी मरकज़ जो है, नूरी मरकज़ लेंस का मरकज़ी नुक्ता होता है, ना कि कुतर। तो इसलिए नूरी मरकज़ हम लोग सिलेक्ट या इंतखाब नहीं करेंगे। अब बचा मरकज़ इन्हना। मरकज़ इन्हना जो है वो कुर्रों का मरकज़ होता है। लेंस के दोनों मरकज़ से होकर गुज़रने वाली सीधी लाइन महवर ख़ास है। तो ये भी जवाब सही नहीं है, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, महवर ख़ास भी नहीं है। तो बचा कौन सा? सी यानी अपर्चर। अपर्चर जो है लेंस के नूरी मरकज़ से होकर गुज़रने वाली यानी कुर्रवी लेंस के दायरवी सतह यानी इनताफ़ी सतह का कुतर अपर्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर की अंदरूनी दीवार पर सियाह रंग लगाया जाता है, इसकी वजह क्या है? ए, ये रोशनी को मुनक्कस करता है। बी, ये ज़्यादा हरारत को जज़्ब करता है। सी, ये जंग लगने से बचाता है। डी, ये शमसी अशवा को मरकूज़ करता है। सोलर कुकर में हम लोग मकर आयनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सियाह रंग की बात की गई है। इसके लिए सियाह रंग की जब बात आती है तो रोशनी को मुनक्कस करना या शुआई अशवा को मरकूज़ करने का सवाल ही नहीं, ये जवाब सही नहीं हो सकता। या जंग लगने से बचाने का भी इस सवाल का जवाब भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हरारत की ज़रूरत होती है। सोलर कुकर में जो पकाने के लिए या गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हरारत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर सही जवाब जो है वो है, ये ज़्यादा हरारत को जज़्ब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 बरकी जनरेटर का काम। बरकी जनरेटर, पहले हम देखेंगे कि बरकी जनरेटर दरअसल है क्या। बरकी जनरेटर को डायनामो भी कहा जाता है, यानी ये मैकेनिकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने वाला आला है। लो, मैंने आपको सही जवाब ही बता दिया। यहाँ पर ए करंट की सिम तब्दील करता है, नहीं। ये बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है, नहीं, क्योंकि बरकी मोटर का काम जो है वो बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने का काम करता है। तो बी और डी ऑप्शंस में अगर 50-50 करेंगे तो बी और डी ऑप्शंस में सही जवाब है। ये मैकेनिकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने वाला आला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मौसिल में मज़ाहमत इस पर मुनहसिर नहीं होती। अब यहाँ पर मुनहसिर नहीं होती देखना, यानी 3 पर मुनहसिर होती है और 1 पर मुनहसिर नहीं होती। मौसिल की लंबाई, बी मौसिल का क्रॉस सेक्शन, सी मिकनातीसी फितरत, डी शय की फितरत। अब यहाँ पर मज़ाहमत मौसिल की लंबाई पर भी मुनहसिर होती है। मौसिल की लंबाई पर मुनहसिर, यानी जितना लंबा मौसिल होगा मज़ाहमत उतनी ही ज़्यादा होगी। और बी मौसिल का क्रॉस सेक्शन यानी रकबा, जितना मौसिल का क्रॉस सेक्शन का रकबा जितना ज़्यादा होगा मज़ाहमत उतनी ही कम होगी। यानी इसके मुरब्बे के साथ रास्त तनासुब, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसे हम कहते हैं, मज़ाहमत is inversely proportional to the square of the area। तो यहाँ पर मौसिल के क्रॉस सेक्शन पर भी मज़ाहमत मुनहसिर होती है और शय की फितरत पर भी मुनहसिर होती है, जिसको हम रेजिस्टिविटी या मज़ामियत कहते हैं।
अब यहाँ पर सही जवाब जो है बच्चों वो है मिकनातीसी फितरत, यानी मिकनातीसी फितरत पर मज़ाहमत का कोई असर नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। बर्की जनरेटर इस उसूल पर काम करता है। ऑप्शंस हैं बर्की मिकनातीसी इमालियत, बर्की रो का मिकनातीसी असर, बर्की रो का हरारती असर, बर्की रो का कीमियाई असर। यहाँ पर बर्की रो का कीमियाई असर पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई रिलेटेड ही नहीं है। बर्की रो का हरारती असर भी नहीं, बर्की रो का मिकनातीसी असर और बर्की मिकनातीसी इमालियत। यहाँ पर सही जवाब जो होता है वो है बर्की मिकनातीसी इमालियत। क्योंकि बर्की जनरेटर में करंट को इंड्यूस किया जाता है, यानी मैकेनिकी तवानाई के ज़रिए बर्की तवानाई पैदा की जाती है, इसीलिए बर्की मिकनातीस की इमालियत होती है। इसलिए सही जवाब जो है वो है बर्की मिकनातीसी इमालियत। 51 वैट की एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है वैट? ए बर्की करंट, बर्की चार्ज, बर्की मज़मर फ़र्क, बर्की पावर। अब ए से देखते हैं हम लोग। बर्की करंट की जो एसआई यूनिट है, इकाई है, वो है एम्पियर, तो ये सही जवाब नहीं होगा। जबकि बी बर्की चार्ज की एसआई इकाई कूलम है, तो ये भी जवाब सही नहीं होगा। बर्की मज़मर फ़र्क की एसआई इकाई वोल्ट है, तो ये भी जवाब सही नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि सही जवाब जो है वो है बर्की पावर। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वैट जो है बर्की पावर की एसआई इकाई है, जबकि बर्की पावर की तिजारती इकाई किलोवाट है। 52 दिए गए जदूल का मुशाहिदा कीजिए और बर्की रो का उम्दा मौसिल कौन सा है? सबसे पहले बर्की रो का उम्दा मौसिल, यानी जिसमें से बर्की रो आसानी से गुजर जाती है, बर्की रो और मज़ाहमत। नीचे यहाँ पे मज़ाहमियत दी गई यानी शय की फितरत, तो यहाँ पर मज़ाहमियत अगर जितनी कम होगी बच्चों, बर्की रो उतनी ही ज़्यादा फ़्लो करेगी, यानी बर्की रो का वो उतना ही उम्दा मौसिल होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो के में 6.84 × 10⁻⁻8 ओम है, जबकि एल में 1.62 × 10⁻⁻8 ओम है, एम में 5.20 × 10⁻⁸ ओम है और एन में 2.63 × 10⁻⁸ ओम है। इनमें से हमें ये देखना है कि सबसे कम मज़ाहमियत रखने वाला कौन सा है, तो वो है एल, यानी 1.62 × 10⁻⁸ ओम। तो सही जवाब है बच्चों 1.6 यानी यल। हमें 1.62 नहीं ढूंढना है, यहाँ पे हमें देखना है कि के एल एम एन में कौन सा है, यल है। अगला सवाल, बायोगैस की खासियत। बायोगैस की खासियत में ऑप्शंस हैं, यह हरारती गुंजाइश ज़्यादा रखती है, बाक़ियात राख की शक्ल में बनते हैं, ये धुएं के साथ जलती है, या फिर हरारती गुंजाइश कम होती है। ये हरारती गुंजाइश ज़्यादा रखती है, इसका सही इंतखाब होगा, क्योंकि बाक़ियात राख की शक्ल में बनते हैं, तो ये इसकी खासियत ही नहीं है, और ये धुएं के साथ तो जलती ही नहीं है, और ये हरारती गुंजाइश कम नहीं बल्कि हरारती गुंजाइश ज़्यादा रखती है। यानी सही जवाब है ए, हरारती गुंजाइश ज़्यादा रखती है। एक लेंस का शय का फासला -60 सेंटीमीटर है, जबकि इसके शबीहे का फासला -20 सेंटीमीटर बितरतीब है, तो लेंस की तकबीर क्या होगी? यहाँ पर हमें हल करना पड़ेगा। जैसा कि तकबीर का जो ज़ाबिता है वो m = v/u है। अब यहाँ पे शबीहे का जो शय का फासला बताया गया है वो है
60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय U जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसको शय का फासला जो है वो दिया गया है V इज़ इक्वल टू 20 और U इज़ इक्वल टू 60। तकबीर का जो ज़ाबिता है वो M इज़ इक्वल टू V बटे U है, यानी 20 डिवाइडेड बाय 60। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 0.33 डायोप्टर। डी का मतलब यहाँ पे डायोप्टर होता है जो कि लेंस की तकबीर मालूम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धाती कार्बोनेट कच्छ धातुओं को इनके ऑक्साइड में तब्दील करने का अमल भुनना, तखफीफ, बर्क पाशीदगी या फिर तकलीस। धाती कार्बोनेट की कच्छ धातुओं को भुनने का मतलब होता है हवा की मौजूदगी में कच्छ धातुओं को गर्म करना, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में कच्छ धातुओं को गर्म करना। और तकलीस का मतलब होता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या बहुत ही कम ऑक्सीजन की मकदार में धातुओं को गर्म करना। अब यहाँ पर तकलीस जो है, धाती कार्बोनेट की कच्छ धातुओं को तकलीस के ज़रिए हासिल किया जाता है, जबकि भुनने का जो है सल्फाइड कच्छ धातुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फाइड और कार्बोनेट की जो कच्छ धातें होती हैं बच्चों, वो जल्द से जल्द अपने ऑक्साइड्स में तब्दील नहीं हो सकती और इनको ऑक्साइड्स में तब्दील करने के लिए इनको गर्म करना ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में या फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो सही जवाब जो है वो है सही जवाब जो है वो है तकलीस। आगे बढ़ते हैं। 56 सीर शुदा हाइड्रोकार्बन की सही जोड़ी। सीर शुदा हाइड्रोकार्बन की सही जोड़ी में C3H4 C2H4 CH4 या फिर B C4H10 C3H8 C2H6 या फिर C CH4 2H6 C2H2 या फिर D C4H6 C3H6 C2H2। सीर शुदा हाइड्रोकार्बन में अल्केन शुमार होते हैं। अल्केन का जो सालमी ज़ाबिता है वो है CnH2n+2, यानी C2 अगर है तो +2, यानी C2H6। अगला जो होगा मेंबर वो C2H6 होगा। C2H6, आप B को गौर से देखिए, C2H6। और अगला जो होगा, अगर C3 है तो H3 × 2n +2, यानी C3H8। तो हमें जवाब मिल गया बच्चों, और वो है B C2H6 C3H8 C4H10। ये जो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। चलिए आगे देखते हैं। आंसर का एटमी, अगर कोई आंसर X है, इसका आंसर का एटमी अदद 11 है
और Y आंसर का एटमी अदद 17 है, इन दो अनासिर के दरमियान बनने वाला कीमियाई बॉन्ड की किस्म कौन सी होगी? यहाँ पर आंसर 11 वाला जो है वो सोडियम है और आंसर 17 वाला जो Y है एटमी अदद रखने वाला वो है क्लोरीन। इन दोनों के दरमियान बनने वाला कीमियाई बॉन्ड यानी सोडियम जो है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और मस्बत आयन में तब्दील होता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पाता है जो कि नेगेटिव आयन यानी एन आयन में तब्दील हो जाता है, कैटायन और आयन। और इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो बंधन है वो है आयनी बंधन, यानी सही जवाब जो है वो है आयनी बंधन यानी आयनी बॉन्ड। अगला, एक महलूल की पीएच कीमत कम होने से OH माइनस आयन की मकदार बढ़ती है, H प्लस की आयन की मकदार बढ़ती है, H प्लस आयन की मकदार बढ़ती है या फिर OH माइनस और H प्लस आयन की मकदार बढ़ती है? आप इस सवाल को अगर गौर से देखेंगे इन मुतबादिलात को तो B और C मुतबादिल कम व बेश सेम है, यानी H प्लस आयन की मकदार बढ़ती है दिया गया है और H प्लस आयन की मकदार बढ़ती है। तो यहाँ पर दरअसल ऑप्शन यानी मुतबादिल को थोड़ा रद्द बदल करने की ज़रूरत थी, यानी ये घटती है करके भी आ सकता था। तो यहाँ पर चलिए हम सही जवाब की तलाश में निकलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब जो है H आयन की मकदार बढ़ती है, यानी हाइड्रोजन आयन की मकदार कभी भी बढ़ती है। जब एक महलूल का पीएच की कीमत कम होती है तो वो तेज़ाबियत रखती है और तेज़ाब में H आयन का इर्तकाज़ होता है या बढ़ती है। तो ये B और C दोनों जवाबात यहाँ पर सही साबित होते हैं। यहाँ पर इनको ऑप्शन बदल देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धाती कार्बोनेट कच धातुओं को इनके ऑक्साइड से। अगला सवाल है, इस कार्बन मरकब में मौजूद फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन ए जो है वो है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है ये वाला है, यानी COOH। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है COH है। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखेंगे तो CHO है। अल्कोहल का OH माइनस आता है, जबकि जब हम कीटोन्स की बात करते हैं तो CO आता है और कार्बोक्सिलिक जो है COOH है। तो सही जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आंसर का एटमी अदद 20 है। यह आंसर जदीद जदोल के इस पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले एक आंसर का एटमी अदद 20 है, यानी ये कैल्शियम है। A 4, B 8, C 2, D 3। तो ये किस पीरियड से ताल्लुक़ रखता है? अगर यहाँ पे आपको पीरियड पूछा गया तो यहाँ पर जब हम किसी भी आंसर का एटमी अदद के हिसाब से अगर उसका पीरियड और उसका ग्रुप मालूम करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का सहारा लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद में 3p6, 4s2। यहाँ पर आखिर में आने वाले को गौर से देखिए तो यहाँ पर 4s2 है। जो 2 है वो ग्रुप की तरफ इशारा करेगा, जबकि जो उसके साइड में आएगा वो पीरियड की तरफ इशारा करेगा। तो यहाँ पर 4 जो है वो पीरियड है, यानी सही जवाब जो है वो है 4।
अगला, साइक्लोहेक्सेन के सालिमे की साख्त में वाहिद बॉन्ड की तादाद क्या होगी? याद रखिए बच्चों, साइक्लोहेक्सेन्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड रखने वाले हैं, यानी ये साइक्लो अल्केन्स हैं। तो यहाँ पर इसका जो सालिमी ज़ाबिता है वो है C6H12, यानी C6H12। अब अगर इसका हम साख्ती ज़ाबिता बनाएंगे तो वो होगा C से। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे, यानी 6 बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन के दरमियान बनते हैं और 12 बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ वाबस्ता रखते हैं, यानी टोटल जो है वो 18 बॉन्ड हैं। यानी यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, यानी 18 बॉन्ड्स। अगला, जदीद जदुल के किस ग्रुप में नीचे की जानिब हरकत करने पर एटमी साइज़ या घटता है, बी तब्दील नहीं होता, या बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? यानी हम नीचे की जानिब हरकत कर रहे हैं। जब नीचे की जानिब हरकत करते हैं तो कभी भी जो है वो एटमी साइज़ जो है वो बढ़ता है, एटमी साइज़ बढ़ता है। अगर हम पीरियड की जानिब यानी साइड में अगर बाजू की तरफ हरकत करते हैं तो एटमी साइज़ घटता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफ़ा होता है और शेल की तादाद में इजाफ़ा नहीं होता, इसलिए घटता है। मगर यहाँ पर सवाल किया गया है ग्रुप में, यानी नीचे की जानिब हरकत करने पर। जब नीचे की जानिब पर हरकत करते हैं तो एटमी साइज़ जो है वो बढ़ता है, क्योंकि एटमी साइज़ का मतलब है जौहर के यानी एटम के मरकज़े से उसके आखिरी शेल का यानी आखिरी शेल का दरमियानी फ़ासला। यहाँ पर शेल की तादाद में इजाफ़ा होता है, इसीलिए। आगे चलिए, कॉपर यानी Fe प्लस CuSO4 माइनस FeSO4 प्लस Cu, इन तामुलात का मुशाहिदा कीजिए। Zn यानी जिंक प्लस FeSO4 ZnSO4, इन दोनों तामुलात का मुशाहिदा करते हुए हमें ये बताना है कि इन अनासिर में इन अनासिर को इनके घटती हुई तामुलाती का सही सिलसिला बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि जब लोहा कॉपर सल्फेट में रखा जाता है तो फेरस सल्फेट वो कॉपर को हिटा रहा है, और जब हम लोग फेरस सल्फेट को जिंक को फेरस सल्फेट में रख रहे हैं, जस को फेरस सल्फेट में रख रहे हैं, तो वो Fe को हटा रहा है और उसकी जगह ले रहा है। यानी तेज़ आमिल सुस्त आमिल को हटाता है, तेज़ आमिल सुस्त आमिल को हटाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तेज़ आमिल लेना होगा, और ये क्या है, घटती हुई तरतीब बताना है। घटती हुई तरतीब अगर बताएंगे तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो होगा, हम हमेशा किस तरह से लिखते हैं, Zn यानी जिंक ज़्यादा तामुलियत रखता है Fe से, और Fe ज़्यादा तामुल रखता है कॉपर से। यानी ये जो निशानात हैं वो जिसके तरफ इशारा करेंगे, उनका पॉइंटेड लाइन जिसकी तरफ होगा वो घटती हुई तरतीब में होगा। अगर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, यानी Zn छोटा Zn ज़्यादा तामुलाती रखता है, तेज़ आमिल है, जबकि Fe उससे कम है और कॉपर Fe से कम यानी आयरन से भी कम है। जिंक के दानों के साथ, अगला सवाल, जिंक के दानों के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तामुल करने
से ये गैस खारिज होती है, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड खारिज होती है या कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। यहाँ पर जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तुरशा यानी तर्शे की बात आती है और कोई भी धातु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तुरशे के साथ हाइड्रोजन गैस खारिज करता है, अगर मुर्तकस तुरशा होगा तो हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं होगी बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर सही जवाब जो है वो है हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देखते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड और पानी बना रहे हैं। तो ये किस किस्म के तामुलात हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये NaOH जो है ये असास है। असास जब तेज़ाब से तामुल करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं, तो ये तादीली तामुलात में से यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। बदल अमल जो है वो है, बदल अमल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर CH4 प्लस Cl यानी क्लोरीन के साथ तामुल करने पर बदल अमल आएगा। जमई तामुलात जब हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है गैस से शुदा हाइड्रोकार्बन में से, तब जमई तामुलात की बात आती है, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। और डी जो एहतराकी तामुल है वो तो अगर जब हाइड्रोकार्बन जब एहतराक पाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, वो एहतराकी तामुलात में आते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो है तादीली तामुलात। अब यहाँ पे अगला सवाल जो है, बेंजीन का सालिमाती फार्मूला क्या है? बेंजीन का सालिमाती फार्मूला C6H6 है, जबकि A ऑप्शन C5H12 जो है वो पेंटेन है, C6H12 जो है वो साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पर C6H10 जो आता है वो हेक्साइन है। तो इसीलिए सही जवाब जो है वो है C6H6। अगला सवाल, उस अमल का नाम बता जिसके ज़रिए पानी और इसमें हल पजीर मादनियात जड़ों से जज्ब करके पत्तों तक और पहुँचाए जाते हैं। A तनफ़ुस, B अमल सिरिया, C ज़ियाई तालीफ या फिर ट्रांसलोकेशन। अमल तनफ़ुस का मतलब होता है सांस लेना या फिर सांस छोड़ना, या हम कहेंगे कि अमल तनफ़ुस के ज़रिए तग़ज़िये की तहलील होती है, यानी ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। जबकि ज़ियाई तालीफ यानी फ़ोटोसिंथेसिस, यहाँ पर पौधे जड़ों से पानी तो जज्ब करते हैं मगर रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। ट्रांसलोकेशन जो है वो फ्लोएम के ज़रिए सुक्रोज़ यानी तैयार की गई अशिया का सरबराही होती है। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो है अमल सिरिया, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांसपिरेशन पुल यानी अमल सिरिया का जो एक सुतून बनता है, जिसकी वजह से जड़ों से मादनियात और पानी जज्ब होकर आखिरी पत्ते तक पहुँचता है, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक पहुँचता है, तो वो अमल सिरिया के ज़रिए होता है, जिसके ज़रिए पानी बड़े बड़े दरख्तों में ऊंचे दरख्तों में पत्तों तक पहुँचने का काम करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ जस्ट ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ पर सही जवाब अमल सिरिया है। अगला, इंसानी जिस्म में फेफड़ों से दिल तक ऑक्सीजन खून का सही रास्ता। यहाँ पर पल्मनरी वरीदें, दायां बतईं या फिर दायां अज़ईं। फिर बी में है पल्मनरी वरीदें, दायां अज़ईं, दायां बतईं। अगला जो है पल्मनरी शरियाने, बायां बतईं, बायां अज़ईं या फिर पल्मनरी शरियाने। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फेफड़ों से दिल तक
पहुंचाने, जब भी शरीयान का मतलब होता है जिस्म के किसी भी हिस्से से जब नाली दिल तक पहुंचती है तो वो शरीयान कहलाती है। तो ऑक्सीजन खून दिल से जिस्म के किसी भी हिस्से में जब लेकर जाती हैं नालियाँ तो वो शरीयानें कहलाती हैं। तो यहाँ पर सवाल है, फेफड़ों से दिल तक, फेफड़ों से दिल को लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर फेफड़ों से दिल को लेकर आने वाली जो हैं वो है पल्मनरी वरीदें। फिर उसके बाद में यहाँ पर दायां बायां बतें और बायां अज़ें। तो यहाँ पर सही जवाब जो होना था वो है पल्मनरी वरीदें, पल्मनरी वरीदें। फिर उसके बाद खून बायां अज़ें में आता है, फिर बायां अज़ें से वो बायां बतई में चला जाता है, फिर बायां बतई जहाँ पर एओर्टा यानी एओर्टा खुलता है, और एओर्टा जो कि सबसे बड़ी शरीयान है, एओर्टा के ज़रिए जिस्म के दिगर हिस्सों को ऑक्सीजनी खून फराहम होता है। तो सही जो रास्ता है वो पल्मनरी फेफड़ों से होते हुए पल्मनरी वरीदों में आना चाहिए, फिर बायां अज़ें में आना चाहिए, फिर बायां बतई होगा, फिर बायां बतई से एओर्टा और एओर्टा से जिस्म के दिगर हिस्सों में पहुंचाया जाता है। तो हमें हमेशा याद रखना है, वरीदें जो होती हैं वो दिल को खून, जिस्म के किसी भी हिस्से से दिल को खून ले आती हैं, और शरीयानें जो होती हैं दिल से खून जिस्म के किसी भी हिस्से को लेकर जाती हैं। और पल्मनरी जो है वो ख़ास कर एक साइंटिफिक जो टर्म है, जो वर्ड है, वो लंग्स के लिए यानी फेफड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जिस्म के में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बियों की तहवील को काबू करने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल यानी नर हार्मोन है, तो ये सही जवाब नहीं होगा। एड्रेनलिन को नागहानी हार्मोन कहा जाता है, जबकि इंसुलिन जो है वो शक्कर की मकदार को काबू में करने वाला हार्मोन है जो लबलबे के ज़रिए खारिज बनता है। तो यहाँ पर थायरॉक्सिन जो है वो सही जवाब है। यहाँ पर अगला सवाल है, इनमें से गैर मुताल्लिका जोड़ी कौन सी है? गैर मुताल्लिका यानी यहाँ पर गुदूद दिया गया है और उनसे खारिज होने वाला हार्मोन दिया गया है। तो एड्रेनलिन पिट्यूटरी गुदूद, टेस्टोस्टेरोन उनसीए, इंसुलिन लबलबा, थायरॉक्सिन थायरॉइड गुदूद। तो टेस्टोस्टेरोन उनसीए से बनता है या फिर खारिज होता है, तो इसके लिए सही है। लबलबे के ज़रिए इंसुलिन बनता है, ये भी सही है, जबकि थायरॉइड गुदूद से थायरॉक्सिन नामी हार्मोन बनता है, ये भी सही है। तो गैर मुताल्लिक जो कि पिट्यूटरी गुदूद एड्रेनलिन का जो है वो गलत है, क्योंकि एड्रेनलिन जो है वो गुर्दों सुप्रारीनल गुदूद कहा जाता है, सुप्रारीनल गुदूद के ज़रिए ये खारिज होता है जो कि गुर्दों के ऊपर पाए जाते हैं। अगला जो है, दिमाग का वो हिस्सा जो इख्तियारी कामों की दुरुस्तगी और जिस्म के तवाज़न के वज़ा के लिए ज़िम्मेदार है वो है सेरिब्लम। यानी जब कोई शराबी शराब पीकर अपने जिस्म का तवाज़न खो बैठता है तो उसका सेरिब्लम वाला हिस्सा जो है वो मुतासर होता है। यहाँ पर जिनसी ताल्लुक़ात के ज़रिए मुंतक़ल होने वाले खुरदुज़िये, सुज़ैक और आतिश जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। प्रोटोज़ोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस या डी फंजाई।
प्रोटोजोआ और फंजाई नामी तो बीमारियां हम लोग अपने असबाक में यानी अपने निसाब में नहीं पढ़े हैं, तो हमारा जवाब बी या सी में से हो सकता है, बैक्टीरिया फिर वायरसेस। जब यहाँ के जो मस्से या फिर एचआईवी जैसी जो बीमारियां हैं वो वायरस के ज़रिए फैलती हैं, जबकि सुजैक और आतिश नामी यानी गोनोरिया और सिफिलिस नामी बीमारियां बैक्टीरिया के ज़रिए फैलती हैं। तो इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। फूल में सनफी तौलीद के दौरान अंजाम पाने वाले मराहिल का सही सिलसिला। सनफी तौलीद के दौरान यानी ज़ीरगी, बारावरी, जनेन या फिर बीज। बी बीज, जनेन, बारावरी, ज़ीरगी, या फिर जनेन, बीज, ज़ीरगी, बारावरी, या फिर डी ज़ीरगी, बारावरी, जनेन या बीज। तो यहाँ पर सही जवाब जो है पहले सबसे पहले फूल की कलगी पर ज़ीरा आके गिरता है जिसको हम ज़ीरगी कहते हैं। तो फिर वो ज़ीरे के ज़रिए नर वाला जो न्यूक्लियस होता है, मेल न्यूक्लियस, वो मादे बेज़े से जाके मिलता है जो कि बारावरी फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो यानी जनीन बनता है और फिर बाद में बीज बनता है। तो सही जवाब है ए। अगला सवाल, बीज का वो हिस्सा जो जर्मिनेशन के बाद जड़ की शक्ल में नशोनुमा पाता है, बीजपत या फिर एंडोस्पर्म या फिर सी रेडिकल या फिर बीज का ग़िलाफ। तो यहाँ पर बीज पत्ता तो भी सही जवाब नहीं हो सकता, जबकि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो सी जो है रेडिकल। जब यहाँ पर बीज जर्मिनेशन पाता है, बीज के जर्मिनेशन के बाद ये जो हिस्सा है वो प्लूम्यूल कहलाता है और ये वाला जो है वो रेडिकल कहलाता है। ये जो रेडिकल है वो जड़ बनता है जबकि प्लूम्यूल तना बनता है, और स्पेशली ये डाइकॉट प्लांट्स में होता है। ज़्यादा आगे नहीं डिस्कशन करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर गोल सब्ज़ RRY बीज रखने वाले मटर के पौधे का इख्तलात झुर्रीदार जर्द बीज रखने वाले मटर के पौधे के साथ किया जाएगा तो नस्ल में हासिल होने वाले बीज। तो यहाँ पर गोल सब्ज़ यानी RRYY, जब यहाँ पे कैपिटल RR दिया गया है तो यह गालिब खुसूसियत है, और दूसरा जो है वो है जर्द यानी झुर्रीदार, RR कैपिटल YY झुर्रीदार जर्द यानी येलो। तो यहाँ पर जर्द जो है वो गालिब खुसूसियत है, और F1 में बनने वाले जो होंगे वो कैपिटल RR कैपिटल YY होंगे, यानी ये गोल और जर्द बीज रखने वाले होंगे। यानी सही जवाब जो है वो डी है, गोल और जर्द। अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को एक फ़र्द अपनी नस्ल में मुंतक़ल नहीं कर सकता क्योंकि ये तौरूसी औसाफ हैं। नकल मुंतक़ल नहीं करता, तौरूसी औसाफ यानी हेरिटी, यानी यह अपने औसाफ को मुंतक़ल कर सकता है, जबकि गालिब औसाफ ये भी क्या होते हैं, नस्ल के ज़रिए मुंतक़ल होते हैं, नस्ल में मुंतक़ल होते हैं। मग़लूब और औसाफ भी नस्ल में मुंतक़ल होते हैं, जो कि इक्तसाबी औसाफ जो हैं, जो कि माहौल की तब्दीलियों की वजह से या अपने अंदर ख़ुद ब खुद थोड़े दिनों के बाद आ जाते हैं, वो इक्तसाबी औसाफ कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो है इक्तसाबी औसाफ। मुशाबा आज़ा रखते हैं, एकसां साख्त और एकसां अफ़आल, एकसां साख्त और मुख्तलिफ अफ़आल, मुख्तलिफ साख्त और एकसां अफ़आल। डी जो है मुख्तलिफ साख्त और मुख्तलिफ अफ़आल। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो मुख्तलिफ साख्त और एकसां अफ़आल। आपकी निसाब में हम पढ़े हैं कि मुशाबा उज़्वे वो हैं जो मुख्तलिफ साख रखते हैं मगर एक जैसा काम अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर चिमगाडर के पर और चिड़िया के पर, ये मुख्तलिफ साख से बने हुए हैं मगर उड़ने का ही काम करते हैं। तो ये क्या है, मुशाबा उज़्वे हैं। जबकि हम तरतीब उज़्वे वो होते हैं जो एकसां साख्त रखते हैं मगर मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देते हैं।
किसी ऊंचाई की सतह पर ऑक्सीजन के साथ अशआ के अमल से ओजोन परत बनती है। ओजोन परत तभी बनती है जब यूवी शुआएँ यानी अल्ट्रावायलेट ज़र्री अल्ट्रावायलेट बाला बनफशी शुआओं के साथ तामुल जब करते हैं तो ही क्या बनता है, ओजोन परत बनती है। तो सही जवाब है यूवी शुआएँ। वो अमल जिसके तहत शय असल मकसद के इस्तेमाल के लायक ना रहने पर किसी दूसरे ज़रूरी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है मकसद नू। सही जवाब जो है मकसद नू है। रिसाइकल कम करना या दोहरा इस्तेमाल करना, ये जवाब सही नहीं है। रिसाइकल में हम उस शय को तोड़ मरोड़ कर नए से बनाते हैं, जबकि हम कम करना यानी उसका इस्तेमाल कम करते हैं। जबकि मकसद नू, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर जाम की बोतल, जो कि बच्चे जाम की बोतल खाते हैं, जाम की बोतल ख़त्म हो गई तो हम उसे किसी और मसाला रखने के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर शेड यानी वाटर शेड रखने वाले तबके की पैदावार और आमदनी में इजाफ़ा करता है। सैलाब और मिट्टी के कटाव में इजाफ़ा करता है। आबी ज़ख़ीरे के नीचे की तरफ जानदारों के रंगारंगी कम हो जाती है या फिर जंगलात की कटाव या को ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर शेड जो मैनेजमेंट है वो एक अच्छे काम के लिए यानी पानी के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है वाटर शेड रखने वाले तबके की पैदावार और आमदनी में इजाफ़ा होता है। तो शुक्रिया बच्चों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छा कीजिए। थैंक यू।